नमस्कार दोस्तों, एमवी वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबेरॉय रियल्टी के बारे में। सबसे पहले हम उसका करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस और जानेंगे कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे उसके बिजनेस एनालिसिस की कि उसका बिजनेस कैसा है। उसके बाद हम बात करेंगे उसके टेक्निकल एनालिसिस की कि कंपनी के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे है और कहाँ इस पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे उसका SWOT एनालिसिस की, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। और लास्ट में आपके लिए एक बोनस रहेगा जिसमें हम बताएंगे कंपनी 1 या 2 साल में कितना रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ओबेरॉय रियल्टी ये फिलहाल 340 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी रिटर्न प्रोफाइल देखते हैं कि इसने रिटर्न कितना दिया है। दोस्तों, अगर 1 ईयर की हम बात करते हैं तो लगभग इसने नेगेटिव में रिटर्न दिया है -34%। और अगर हम 3 ईयर की बात करते हैं तो इसने नेगेटिव में दिया है -16%। और 10 ईयर ओल्ड ये लिस्टिंग कंपनी नहीं है। तो दोस्तों, अब हम इसका कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। दोस्तों, इसकी बुक वैल्यू है लगभग 166। अगर हम इसका एनुअली प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं तो 25 है। अगर हम इसका लास्ट 12 मंथ का प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं तो 19 है। अगर अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो 16 है। अगर इसका मार्केट कैप देखते हैं तो लगभग 11,464 करोड़ के आसपास है। एक मिड कैप कंपनी है। उसके बाद दोस्तों आता है प्राइस टू बुक वैल्यू। इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू है लगभग 1.9, जो कि थोड़ा ज्यादा है। अगर 1.5 के आसपास होता तो काफी अच्छी मानी जाती। उसके बाद आता है दोस्तों हिस्टोरिकल पी या एवरेज पी। इसकी एवरेज पी है लगभग 25 के आसपास। तो फिलहाल जो पी है वो इसकी हिस्टोरिकल पी से काफी कम है। उसके बाद आता है दोस्तों अर्निंग पर शेयर ग्रोथ, कि जो अर्निंग पर शेयर है उसमें ग्रोथ कैसी हो रही है। दोस्तों, ग्रोथ है 5.65, जो कि काफी वीक है। इसके लिए जो इसका पीजी रेशियो है, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो है, वो लगभग 4.47 हो गया, जो कि काफी ज्यादा है। अगर किसी कंपनी का पीजी रेशियो 1 से कम है तो काफी अच्छी मानी जाती है। अगर 1 से ज्यादा है तो ज्यादा अच्छा रेशियो नहीं होता। उसके बाद दोस्तों कंपनी का डिविडेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हो, कंपनी 0.63% डिविडेंड भी दे रही है, मतलब ठीक ठाक डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके रेवेन्यूज की। जैसे कि आप देख पा रहे हो, 2010 से 2011, 2012 में, 2013 के अंदर, 2014 के अंदर कंपनी ने रेवेन्यू काफी ग्रो भी किया और उसके बाद डिक्रीज भी किया। मतलब कोई भी जो लगातार ग्रोथ है ना, वो कंपनी के अंदर नहीं है। 2016 के अंदर कंपनी ने लगभग अपने जो रेवेन्यू में 52% की ग्रोथ की, लेकिन 2017 में फिर डिक्रीज कर दिया। तो ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है अपने रेवेन्यू में। ये कंपनी के लिए इशू है। अगर हम इसकी क्वार्टरली ग्रोथ देखते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, सितंबर 2017, दिसंबर 2017, मार्च 2018, जून 2018 में कंपनी ने 153% की रेवेन्यू ग्रोथ की, जो कि काफी रिकॉर्ड ग्रोथ थी। उसके बाद कंपनी ने अपना रेवेन्यू फिर घटा दिया। दोस्तों, ये इसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो काफी वीक पोजीशन में चल रहा है, काफी खराब टाइम, बैड टाइम चल रहा है रियल एस्टेट सेक्टर का। इससे कंपनी अपने जो रेवेन्यूज है उसको मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो ये कंपनी के लिए इशू है, क्योंकि ये सेक्टर के लिए इशू है पूरा। तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इस कुछ इंपोर्टेंट रेशियोज की, जो कि किसी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल रेशियोज है वो काफी इंपोर्टेंट होते हैं। अब उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, पहला रेशियो आता है नेट प्रॉफिट वर्सेस अर्निंग पर शेयर ग्राफ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, नेट प्रॉफिट ज्यादा बढ़ नहीं रहा है तो अर्निंग पर शेयर भी ज्यादा बढ़ नहीं रही है। जैसा नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है वैसे अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रही है। अगर नेट प्रॉफिट घट रहा है तो अर्निंग पर शेयर भी घट रही है। उसके बाद आता है दोस्तों डिविडेंड वर्सेस डीपीएस ग्राफ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कंपनी का डिविडेंड है वो कंसिस्टेंट है, लगातार डिविडेंड दे रही है और लगभग सेम दे रही है। उसके बाद आता है दोस्तों इक्विटी डायल्यूशन ग्राफ। दोस्तों, ये काफी इंपोर्टेंट रेशियो होता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो कंपनी के प्रमोटर है वो अपनी ओनरशिप कम तो नहीं कर रहे हैं या अपने शेयर किसी को बेच तो नहीं रहे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, कंपनी ने 2019 के अंदर लगभग अपने 3,636 लाख शेयर डाइल्यूट किए हैं या बेचे हैं। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये तो हम इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अंदर जाके देखेंगे कि इसका जो इंपैक्ट है वो कंपनी पे क्या होगा। उसके बाद दोस्तों आता है सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो किसी भी कंपनी के लिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो, कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, कंपनी के ऊपर कर्जा लगभग 0.1 इसका एक रेशियो है, जो कि काफी कम है। मतलब अगर आप इसकी पीयर्स कंपनी के पास जाके देखते हो, जैसे डीएलएफ हो गई या गोदरेज प्रॉपर्टीज होगी, तो उनके ऊपर कर्जा काफी है। तो उसकी तुलना में ये कंपनी काफी बेहतरीन है। उसके बाद दोस्तों आता है करंट रेशियो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटीज। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसका करंट रेशियो है लगभग 16.58, मतलब काफी हाई है। और 2018 से कंपनी ने इसको इंक्रीज भी किया है, मतलब बेहतरीन रेशियो मान सकते हैं दोस्तों इसको। अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो 2 होता है तो काफी अच्छा माना जाता है, इसका तो 16 है, तो ये काफी अच्छा है। उसके बाद दोस्तों आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि कंपनी जो इंटरेस्ट दे रही है उसके तुलना में कितने रुपए कमा रही है। तो कंपनी के पास वैसे ही कर्जा कम है, लेकिन फिर भी देख पा रहे हो कि कंपनी लगभग 45%
45 मल्टीप्लाई ज्यादा रुपए कमा रही है। मतलब अगर मान ले कंपनी 1 रुपए इंटरेस्ट दे रही है तो 45 रुपए प्रॉफिट कमा रही है। तो मतलब कंपनी के लिए इजी है सर्वाइव करना, कोई इश्यूज नहीं है इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 7.5 है, काफी वीक है, क्योंकि अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15 होता है तो काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी इतना कम इसलिए है क्योंकि इसका जो सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर वो काफी वीक पोजीशन में है, इसलिए इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफी कम है दोस्तों। उसके बाद इस कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो आता है वो आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, जिसकी वजह से ये कंपनी मेरी विश लिस्ट में है दोस्तों। इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है लगभग 39%, क्योंकि आपको पता है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है कि अगर मान लो कंपनी 100 रुपए की सेल्स करती है तो लास्ट में हैंड में कितना बच जाता है, तो लगभग 100 रुपए की सेल्स करती है तो इसको हैंड में 39% रुपए बच जाते हैं, 39 रुपए बच जाते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन नेट प्रॉफिट मार्जिन है। अगर आप इसकी पीयर कंपनी के साथ तो इसका कंपेरिजन करोगे तो आप पाओगे कि ये उनसे काफी आगे है, मतलब वो इसके कंपटीशन में भी नहीं है। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इस कंपनी की। अब हम बात करते हैं उसके नेट प्रॉफिट वर्सेस रेवेन्यू। जैसे कि आप देख पा रहे हो रेवेन्यू जैसे बढ़ रहा है कभी घट रहा है, वैसे ही नेट प्रॉफिट भी फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। उसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट आता है फ्री कैश फ्लो, मतलब कंपनी के पास जो फ्री कैश है वो कितना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी के पास लगभग 370 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। इस सिनेरियो में जब पूरा रियल एस्टेट बिल्कुल ही खराब पड़ा है, उस सिनेरियो में कंपनी काफी इंपोर्टेंट साबित हो सकता है इसके लिए ये फ्री कैश फ्लो। तो ये भी एक बहुत ही इंपोर्टेंट है कंपनी के सर्वाइव के लिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही इंपोर्टेंट है आपको जानना। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके प्रमोटर के पास होल्डिंग है लगभग 67.70 और इसके जो मालिक है विकास रणवीर ओबरे उसके पास है 58.55। अब बात करते हैं दोस्तों एफआईआईज की। दोस्तों लगभग 262 एफआईआईज ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और लगभग 25% का स्टेक है वो एफआईआईज ने होल्ड कर रखा है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड की लगभग 12 स्कीम ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और लगभग 5.27% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने रखी है। दोस्तों अब आती है सबसे इंपोर्टेंट बात कि इसकी जो एनआईआई है, जो छोटे निवेशक है, उनके पास सिर्फ 1.86% ही शेयर होल्डिंग है। मतलब इससे क्या समझते हो आप, मतलब सारा माल तो एफआईआईज ने और म्यूचुअल फंड ने ही ले रखा है, जो छोटे निवेशक हैं उनके पास तो बहुत ही कम जो इसके शेयर्स हैं वो रखे हुए हैं। मतलब दोस्तों सिंपल सी बात ये है कि जब इतने एफआईआई इतने म्यूचुअल फंड इसके अंदर बुलिश हैं, आप और मैं इसके अंदर क्यों इन्वेस्ट ना करें। दोस्तों सिंपल सी बात है, अपना मेंटलिटी सिंपल सी है, यही है कि अपन ये सोच रहे हैं कि यार रियल एस्टेट सेक्टर तो बिल्कुल बुरा है, कौन घर खरीदेगा इस टाइम में, कोरोना के वायरस में, कोरोना वायरस आया हुआ है जब, तो कौन कोई घर खरीद नहीं रहा है, तो कंपनी को लॉस होगा। लेकिन दोस्तों यही टाइम है असली, जब किसी कंपनी को वैल्यू कम रहती है उसकी, उस टाइम आप उसको खरीद सकते हो, और जब वैल्यू उसकी बढ़ जाती है तब उसको बेच सकते हो। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, एफआईआईज होती है, म्यूचुअल फंड तो ऐसा ही करते हैं। अब उनको पता है, ऐसा तो है नहीं कि रियल एस्टेट सेक्टर कभी चलेगा ही नहीं बस। अब तो दोस्तों इसका जो बैड टाइम था, जो इसका वर्स्ट टाइम था वो निकल चुका है। अब इसके अच्छे दिन आ सकते हैं आने वाले समय में, आने वाले 2-4 साल में अगर सरकार इनको अच्छा बूस्ट देती है तो इनके अच्छे दिन आ सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसका बिजनेस एनालिसिस की। दोस्तों कंपनी का बिजनेस सिंपल है, कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है इसका बिजनेस समझने में, कि कंपनी रियल एस्टेट की बिजनेस है और उसके कुछ प्रोजेक्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों ये जो इसको प्रोजेक्ट है ये चल रहे हैं लगभग मुलाड के अंदर। उसके बाद दोस्तों आता है इसका स्काई सिटी, जो कि है बोरावेली के अंदर, मुंबई के अंदर है दोस्तों। उसके बाद आता है मैक्सिमा, जो है लगभग अंधेरी के अंदर इसका ये प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों। उसके बाद आता है गोरेगांव के अंदर ये प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों। बेसिकली कंपनी मुंबई में काम करती है, लेकिन फिलहाल मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि ये लगभग दिल्ली के अंदर भी अपने प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कंपनी जो मुंबई से बाहर भी अपने प्रोजेक्ट ले रही है, तो ये कंपनी के लिए आने वाले समय में पॉजिटिव हो सकता है। दोस्तों अब हम करते हैं इसका चार्ट एनालिसिस। दोस्तों ये इसका चार्ट है 2011 से और 2020 तक, क्योंकि 2011 के अंदर कंपनी लिस्ट हुई थी। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी 2016 के अंदर अपना बुल रन स्टार्ट करती है, क्योंकि 2016 में आपने देखा इसका जो रेवेन्यू है बहुत ग्रोथ किया था, उसके हिसाब से कंपनी ने वहां से अपना बुल रन स्टार्ट किया। 210 रुपए के आसपास से इसने अपना हाई बनाया लगभग 610 रुपए के आसपास। फिर एक शार्प डाउन आता है और कंपनी लगभग 351 का लो बनाती है, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाती है कंपनी और अपना हाई बनाती है लगभग 640 रुपए के आसपास। उसके बाद एक शार्प फॉल आता है कंपनी के अंदर और फिलहाल कंपनी ने अपना लो बनाया 290 के आसपास। दोस्तों अगर हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं तो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है दोनों ही है लगभग 332। अगर कंपनी इससे ऊपर रहती है तो 332 इसका सपोर्ट बन जाता है कि इसके ऊपर ये सपोर्ट लेगी, लेकिन अगर इसको तोड़ती है तो उसके बाद इसको वापस तोड़ना इसके लिए एक रेजिस्टेंस हो जाता है। दोस्तों अगर इसको तोड़ती है तो नेक्स्ट अगर हम इसका सपोर्ट देखते हैं तो लगभग 210 रुपए के आसपास है, जहां से इसने अपना बुल रन स्टार्ट किया था। तो दोस्तों ये इसके हो गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लेकिन दोस्तों ये एक मंथली चार्ट मैंने लगा रखा है, हम इसका डे चार्ट देख लेते हैं कि डे चार्ट के ऊपर इसकी क्या सिचुएशन है।
तो दोस्तों जैसा कि आप डे चार्ट के ऊपर देख पा रहे हो, इसका जो रेजिस्टेंस है तो वो लगभग 409 रुपए के आसपास है, और अगर हम इसका सपोर्ट देखते हैं तो लगभग 297 रुपए के आसपास है। इसने 290 रुपए अपना लो बनाया था, लेकिन 297 रुपए इसका एक अच्छा सपोर्ट है जहां से कंपनी वापस रिबाउंड कर सकती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो आपके चार्ट एनालिसिस में देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके SWOT एनालिसिस की, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, कि इसके अंदर ये क्या क्या है। दोस्तों अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कंपनी की पहली स्ट्रेंथ है राइजिंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब कंपनी जो अपना कैश फ्लो है वो जनरेट कर रही है, अपना जो कैश फ्लो बढ़ा रही है, जैसे कि आपने देखा फाइनेंशियल रेशियो के अंदर इसका कैश फ्लो बढ़ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो बहुत ही कम है, तो ये कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ है। उसके बाद आता है दोस्तों कि जो एनुअल प्रॉफिट है वो 2 साल से लगातार बढ़ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आता है कि FII है और जो FPI है उन्होंने इसके अंदर अपने स्टेक इंक्रीज किए हैं, लगभग 25% जो होल्डिंग है वो FIIs की है। उसके बाद दोस्तों आपने जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा कि म्यूचुअल फंड ने भी इसके अंदर अपने शेयर जो लास्ट क्वार्टर है उसके अंदर अपनी जो हिस्सेदारी इंक्रीज की है, तो ये भी कंपनी के लिए स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों ये हो गई कंपनी की स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं इसके वीकनेस की, कंपनी के अंदर वीकनेस क्या क्या है। दोस्तों पहले वीकनेस आता है बेयरिश स्टॉक, कि स्टॉक काफी टाइम से बेयरिश चल रहा है, नीचे की तरफ चल रहा है, तो कंपनी के लिए वीकनेस है। उसके बाद दोस्तों आता है कि जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है उसमें थोड़ी डीग्रोथ हुई है कुछ लास्ट क्वार्टर्स में, तो ये भी कंपनी के लिए एक वीकनेस है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम इसका तीसरी वीकनेस की, कि जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक से काफी गिर चुका है, तो ये भी कंपनी के लिए एक वीकनेस है। उसके बाद आता है दोस्तों कि जो FII ने लास्ट क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा जो स्टेक डिक्रीज किया है वो भी एक वीकनेस में ही काउंट होगा दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट आता है इसका वीक मोमेंटम, कि प्राइस बिलो शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एवरेजेज, जो एवरेजेज है इसके अभी फिलहाल नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये इसकी एक वीकनेस ये भी है। अब बात करते हैं दोस्तों अपॉर्चुनिटी की। दोस्तों पहले अपॉर्चुनिटी आती है कि स्टॉक है वो बाई जोन में है, इसका अगर प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं या प्राइस इनटू बुक वैल्यू देखते हैं तो उससे ये डिसाइड कर सकते हैं कि स्टॉक एक बाइंग जोन में है, यहां से आप खरीद सकते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों आती है इसकी प्राइस क्रॉसिंग अबो SMA 20 टुडे एंड ग्रेटर देन SMA 5, मतलब ये है दोस्तों कि जो इसकी सिंपल मूविंग एवरेज है 20 दिन की, उसको आज प्राइस ने क्रॉस किया है, तो ये भी कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि एक अच्छा टाइम है कि अपनी जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो 20 दिन की उससे ऊपर गया है प्राइस। उसके बाद दोस्तों आता है हाई वॉल्यूम हाई गेन, मतलब वॉल्यूम कंपनी के अंदर बढ़ रही है, कंपनी स्टॉक भी प्राइस भी बढ़ रहा है, तो ये भी कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों लास्ट आता है कि जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने इसको अपग्रेड किया है और लगभग 3 महीने से इसको अपग्रेड कर रहे हैं और उसको टारगेट प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी थ्रेट की। दोस्तों थ्रेट कंपनी के अंदर एक ही है कि जो सेक्टर है वो बैड टाइम के अंदर चल रहा है, और इस सेक्टर का कब अच्छा टाइम आएगा ये अभी किसी को नहीं पता कि कब आएगा, लेकिन अगर FIIs और म्यूचुअल फंड इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको पता है कि इसका अच्छा टाइम कब आएगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका अच्छा टाइम कब आएगा। दोस्तों अब आपका बोनस आता है, अब हम देखते हैं इसका जो रिटर्न है वो क्या दे सकता है। दोस्तों अगर फिलहाल इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग अगर बेस लाइन दोस्त 315 रुपए लेके करते हैं, कि अगर हम 315 रुपए पे इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी तो काफी ऊपर चला गया 340 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर आप 315 रुपए के आसपास पे इन्वेस्ट करते हो तो ये मिनिमम आपको 14% रिटर्न दे सकता है, लगभग 360 रुपए के आसपास जा सकता है। हो सकता है अभी चला जाए ये 360 के आसपास, क्योंकि 340 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अगर मीडियम रिटर्न देता है आपको तो लगभग 551 के आसपास जा सकता है और 74% आपको रिटर्न दे सकता है, और अगर हाई रिटर्न देता है 2021 तक आपको ये लगभग 670 रुपए के आसपास ये जा सकता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका बोनस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको किस बारे में वीडियो जाननी है, किस स्टॉक के ऊपर मैं एनालिसिस करूं जो आपको जानना चाहते हो, या कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।